नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं शुद्ध पॉलिटिकल शो राजनीति। इन दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सुर्खियों में। उनके फैसलों से सिर्फ असम ही नहीं, पूरे देश में हलचल मच जाती है, जिसकी वजह से विपक्ष उन्हें दूसरा योगी भी कहने लगा। उनके नए फरमान से एक बार फिर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति तेज हो गई। दरअसल असम में अब अगले विधानसभा सत्र से मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने का फरमान दिया गया है। इस फैसले के बाद से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। मुस्लिम संगठनों के साथ विपक्षी दलों ने सीएम हिमंता को घेरना शुरू कर दिया है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मिया मुसलमान मानुखेने गुटे हम लबई आमिও लबन निदिउ असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का मिशन मियां मुसलमान जारी है और हिमंता के एक्शन पर सियासत भी फुल मोड जारी है। शुक्रवार को असम सरकार ने असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया। शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का जुमा ब्रेक दिया जाता था। हिमंत बिस्वा शर्मा ने जुमे की नमाज के ब्रेक को औपनिवेशिक बोझ का प्रतीक बताते हुए नियम को हटा दिया। जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक की प्रथा साल 1937 से असम में चली आ रही थी। मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला की ओर से 9 दशक पहले इस प्रथा को शुरू किया गया था। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि ये फैसला ठीक एक दिन पहले लिए गए उस फैसले के बाद आया जिसमें विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक को लेकर एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के जरिए हिमंता सरकार ने असम में निकाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, तो साथ ही काजियों की ताकत को भी कम कर दिया। ऐसे में मुस्लिम नेता और मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से विरोध होना तय था और हो भी वही रहा। धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना। रूल्स कमेटी में स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। वो परेशानी में मुब्तला है कि अपने हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं उन लोगों को ये कैसे दिखाएं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल भी एक मिलावटी की कोशिश है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जुमे की नमाज पर हिमंता सरकार का फरमान सामने आया तो सियासत भी शुरू हो गई। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी हिमंता के फैसले की तपिश साफ नजर आ रही है। विपक्ष ने हिमंता सरकार के फैसले को एंटी हिंदू बताया, तो वहीं बीजेपी सरकार असम के फैसले को सही बताते हुए विपक्ष पर ही हमलावर नजर आ रही है। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। विपक्ष के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। सीएम हिमंत ने जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को खत्म किए जाने के फैसले को हिंदू और मुस्लिम विधायकों की तरफ से साथ लिया गया फैसला बताया। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए। हम ये 2 घंटा भी काम करूंगा। सीएम हिमंता शर्मा इससे पहले भी अपने बयानों और नीतियों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने विधानसभा में दिए अपने एक बयान में दावा किया था कि वो मियां मुसलमानों को असम में कब्जा नहीं करने देंगे। मिया मुसलमान मानुखेने गुटे हम लबई आमिও लबन निदिउ হৈ গল आमिও लबन निदिउ। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লবন নিদিও।
मुसलमानों का समर्थन करने पर सीएम हेमंता ने कांग्रेस पर भी कई बार गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस कभी भी बाल विवाह, लव जिहाद को गलत नहीं मानेगी। असम में कांग्रेस मंदिर में मांस रखने को कहे तो मुस्लिम उनकी बात माने, लेकिन अब वो खुद भी खुलकर कह रहे हैं कि वो असम में कभी भी मियां मुसलमानों को कब्जा नहीं करने देंगे, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और असम में मुस्लिम समुदाय को लेकर हेमंता सरकार के फैसले और बयान पिछले कई दिनों से सुर्खियां बने हुए हैं। सीएम शर्मा के हाल के दिनों में कुछ फैसलों और बयानों की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है, ये आपको हम बताते हैं। असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर उन्होंने चिंता जताई। असम में 1 लाख से ज्यादा संदिग्ध मुस्लिम मतदाताओं के होने का शक भी जताया। हिंदू इलाकों में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने की जांच की बात कही। मुस्लिम निकाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का विधेयक पेश कर दिया गया। इसके बाद अब नाबालिग से विवाह के पंजीकरण को अपराध माना गया है। वहीं असम सरकार ने यह फैसला सुनाया है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं करेंगे बल्कि सरकार करेगी। और अब असम विधानसभा में जुमे की नमाज के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान के चूरू में फैले सांप्रदायिक तनाव की, जहां एक दिन पहले ही मस्जिद के बाहर से गुजर रही एक हिंदू धार्मिक यात्रा के दौरान रामदेवरा के भक्तों का डीजे बजाना मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागवार गुजरा और उन पर हमला कर दिया गया। बीती रात हुई घटना के बाद आज वहां पूरा बाजार बंद नजर आया। इस तनाव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। राजस्थान के कुछ शहर इस वक्त सांप्रदायिक तनाव की आग में जल रहे हैं। उदयपुर और भीलवाड़ा के बाद अब चूरू के सरदार शहर में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव कर रहे हैं। बताया गया कि वाल्मीकि समाज के कुछ लोग वहां हर साल होने वाली पूजा के लिए पैदल रामदेवरा जा रहे थे, लेकिन इस दौरान जब वो संगीत बजाते हुए एक मस्जिद के बाहर से गुजरे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में झड़प हो गई। मस्जिद के बाहर हुई झड़प की खबर मिलने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते वहां भारी तादाद में भीड़ जुट गई, जो वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारे लगाने लगे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने उस डीजे को रोका, बंद करवाया और लड़कों के साथ मारपीट की। अगर सरदार शहर में इस तरह की घटना हुई तो ये आग बनकर और उन सबको लपेटे में लेगी और खत्म कर देगी। शायद वो जानते नहीं है कि हिंदू अब जग चुका है और सरदार शहर जैसी जगह अगर ऐसा घिनौना काम हो रहा है तो ये पूरे देश में जो नैरेटिव चल रहा है उसी का कारण है। लेकिन हम सरदार शहर में ऐसा कतई नहीं चलने देंगे। इस बीच पुलिस अधिकारी गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेने का दावा भी किया। स्थानीय वाल्मीकि बस्ती से कुछ लोग संघ के रूप में जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति के साथ उनकी आसड़ी हो गई, छोटी मारपीट हो गई। इस संबंध में ये लोग यहाँ पर इकट्ठे समझा दिया है और जो आरोपी है मुख्य उसको राउंड अप कर लिया है और आगे कार्रवाई की। चूरू के सरदार शहर में इस तनाव का असर सुबह भी नजर आया, जहां हिंदू संगठनों की अपील पर पूरा बाजार बंद नजर आया। दुकानों पर ताले लटके दिखाई दिए, वहीं सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा नजर आया। इस दौरान बड़ी तादाद में जुटे लोग वहां धरना देते नजर आए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इस बीच वहां सफाई कर्मचारियों ने भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने तक हड़ताल में रहने का ऐलान कर दिया। कल की जो घटना घटी है, हम आज सफाई का बहिष्कार करते हैं और आज सफाई निकले। आगे का आंदोलन अभी हिंदू भी सुप्रसिद्ध धारा सभी संगठन आएंगे, सर्व समाज की बैठक होगी, उसमें तो निर्णय लिया जाएगा। हम उनके साथ है। बताया गया कि हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं मस्जिद के पास निगरानी कड़ी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले उदयपुर में चाकू के हमले में एक हिंदू बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे वहाँ भारी तनाव फैल गया। इसके बाद भीलवाड़ा में भी शरारती तत्वों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाया, जिससे माहौल गर्मा गया और हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए।
अब एक बार फिर चूरू में शुरू हुई हिंसा ने सांप्रदायिक माहौल को गर्मा दिया है। चूरू से मनोज कुमार प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस साल की शुरुआत से ही पेपर लीक राजनीति का एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन अब से ठीक थोड़ी देर पहले पूरे उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 दिनों तक चली इस परीक्षा में किसी भी सेंटर से पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं आई। इसी के साथ सीएम योगी ने न सिर्फ युवाओं के लिए किया गया अपना वादा पूरा किया, बल्कि विरोधियों से सियासत का एक मुद्दा भी छीन लिया। सड़सठ जिले, 1174 परीक्षा केंद्र, 40 लाख से अधिक कैंडिडेट, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा और पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं, नकल की कोई सूचना नहीं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी है, जहां पेपर लीक और नकल के बारे में सोचना भी गुनाह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने पहले युवाओं से एक वादा किया था, सिपाही भर्ती में पारदर्शिता का, और आज यूपी के साथ साथ अलग अलग जिलों के युवाओं से किया गया वादा सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो, और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। पेपर लीक वही मुद्दा है जिसे लेकर राहुल और अखिलेश के साथ साथ पूरा विपक्ष आक्रामक था, लेकिन अब अखिलेश की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर यूपी सिपाही भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। राहुल गांधी के बयानों में यूपी सिपाही भर्ती की कोई चर्चा नहीं है, और हो भी कैसे, क्योंकि अगर विपक्ष सिपाही भर्ती की चर्चा करेगा तो उसे भी सीएम योगी की तारीफ ही करनी होगी। पिछली बार जब यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाया था। साल 2024 की शुरुआत में ही 3 परीक्षा का पेपर लीक होना यूपी सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक था। यूपी में इतने बड़े लेवल पर बिना किसी शिकायत के परीक्षा कराना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया था कि यूपी पुलिस में भर्ती 100% मेरिट से होगी, न कि किसी मुन्ना भाई की मदद से। इसी वजह से सीएम योगी ने सिपाही भर्ती के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। हर सेंटर की सीसीटीवी से निगरानी की गई। परीक्षा केंद्र पर सब इंस्पेक्टर से एसपी तक के अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया गया। हर जिले में एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही थी। वहीं पेपर लीक की कोई गुंजाइश न हो, इसके लिए पुलिस एग्जाम सेंटर के आसपास के होटल्स और लॉज की भी निगरानी हो रही थी। सिपाही भर्ती में नकल और पेपर लीक को लेकर सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस का आदेश दिया था। इस परीक्षा की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार खुद एग्जाम सेंटर्स का औचक निरीक्षण कर रहे थे। कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े लेवल पर परीक्षा का आयोजन यूपी की योगी सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है। तो वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हाथ से भी मुद्दा छीन लिया है। अब तक यूपी के विकास और बुलडोजर मॉडल की चर्चा होती थी, लेकिन अब देश भर में योगी के परीक्षा मॉडल की चर्चा भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोहदों पर लगाम लगाने के लिए हमेशा सख्ती बरती है, मगर उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम बेटी को एक हिंदू लड़के से बात करने पर सरेराह बेइज्जत होना पड़ा। यह मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से रास्ते में रुककर बात क्या कर ली। मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों को यह बात रास नहीं आई, जिसकी वजह से लड़की को बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मुसलमान के लड़के कम पड़ गए हैं जो हिंदू लड़कों से बात करती फिर रही हो।
क्या यूपी में मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से दोस्ती करना गुनाह है? उन्होंने मुझे रोका, मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मुसलमान के लड़के कम पड़ गए हैं जो हिंदू लड़कों से बात करती फिर रही हो। क्या यूपी में हिंदू लड़के से बात करने पर मुस्लिम लड़की बेइज्जती का शिकार होगी? उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मेरा बुरखा इधर उधर करा, उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी उन्होंने मुझसे। क्या यूपी में हिंदू लड़के से मिलने पर मुस्लिम लड़की को मार दिया जाएगा? बहुत मेरे साथ बदतमीजी करते, मुझे मार सकते, क्योंकि जो लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा था उसका हाथ उठ रहा था बार बार मुझे मारने के लिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी के मुरादाबाद में एक मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से बात करना मुसीबत का सबब बन गया। एक निजी कंपनी में काम करने वाली पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की ने जब अपने धर्म के बाहर एक लड़के से बातचीत कर ली तो ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को रास नहीं आया, जिसकी वजह से लड़की को भारी बेइज्जती और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि मुस्लिम लड़की शाम को दफ्तर से लौट रही थी। उसी वक्त रास्ते में वो अपने हिंदू दोस्त से मिली, लेकिन जब हिंदू लड़का वहां से चला गया तो कुछ मुस्लिम लड़कों ने लड़की को घेर दिया। उसे हिंदू लड़के से बातचीत करने पर ताने मारे, मुस्लिम लड़कों की कमी होने का नाम लेकर हिंदू से दोस्ती का तंज कसा, मुस्लिम लड़की का बुर्का तक खींचा और कई बार हाथ उठाने की भी कोशिश की। 7 बजे से ड्यूटी से ऑफ हो रही थी, मैं आ रही थी रास्ते में, मेरे दोस्त ने अपनी मम्मी के बारे में, रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहा, तो जब मैंने बता दिया उसे, फिर हमारी ये बात हुई कि हम बाद में बात कर लेंगे। इतनी देर में सिद्धार्थ अपने घर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे रोका, मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, मुसलमान के लड़के कम पड़ गए हैं जो हिंदू लड़कों से बात करती फिर रही हो, तुम बहुत बदतमीज लड़की हो, तुम्हारा यही धंधा है। उन्होंने ये बात बोली मुझसे। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मेरा बुरखा इधर उधर करा उन्होंने। पीड़ित लड़की के मुताबिक वहां हंगामा बढ़ने पर कुछ लोगों ने उसकी मदद की, जिससे वो वहां से निकल पाई और फिर पुलिस में इसकी शिकायत की। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सूचना पे तत्काल हम लोगों ने उसमें एफआईआर धाराओं में कर ली है और चूंकि वो अज्ञात तहरीर मिली थी तो उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके बारे में छानबीन की जा रही है और आसपास के फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी होगा और जो भी साक्ष्य हमें इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा उसके हिसाब से इसका निसाब। पीड़ित लड़की ने इस बात का अंदेशा भी जताया कि उससे बदसलूकी करने वाले लड़के उसी के मोहल्ले के हैं, जिनके सामने आने पर वो उन्हें पहचान भी सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से बातचीत भी कर ले तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उसे मारने और धमकाने की कोशिश की जाए। आकाश शर्मा, जी मीडिया, मुरादाबाद। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी में जांच की सुई कई जगह अटकी हुई। सीबीआई अपनी कार्रवाई करने में जुटी है, लेकिन लगता है कि लेडी डॉक्टर के लिए शुरू हुई इंसाफ की मुहिम को बीजेपी और टीएमसी की राजनीतिक लड़ाई ने हाईजैक कर दिया है। एक तरफ बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, तो वहीं ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने के लिए चिट्ठियों और बयानों से हमला कर रही हैं। सब ब्लॉके ब्लॉके मिছিল হবে, ধর্ণা হবে, মিছিল করে ধর্ণা হবে। শনিবার হাফ ছুটি, তাই বেলা 2টো থেকে 6টা পর্যন্ত ধর্ণা হবে। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। राजनीति और सिर्फ राजनीति। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई जघन्य वारदात में इंसाफ की लड़ाई अब पश्चिम बंगाल बनाम बीजेपी की राजनीति में बदलती जा रही है। कोलकाता कांड पर बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरकर गुनहगारों के लिए फांसी की मांग करने लगी। बीजेपी ने भारत बंद बुलाया तो टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ केस सीबीआई के पास पहुंचने के बाद ममता बनर्जी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमला जारी है। ममता सरकार सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी बंगाल पुलिस पर केस को बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। और बीजेपी टीएमसी की लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया के लिए शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई अब पूरी तरह से राजनीतिक जंग में बदलती नजर आ रही है। इसी कड़ी में डॉक्टर बिटिया रेप और हत्याकांड पर मचे बवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर महिला अत्याचार पर चिंता जताई। मौका दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन का था और इस मौके पर पीएम ने कोलकाता कांड में तेजी से फैसले लेने पर जोर दिया।
आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए शुक्रवार को पीएम मोदी को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को टारगेट किया। ममता बनर्जी ने इस चिट्ठी में अपनी पुरानी चिट्ठी का जिक्र करते हुए खास तौर पर महिला सुरक्षा की बात उठाई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को और गंभीर होना चाहिए। लेकिन ममता सरकार की तरफ से लिखी चिट्ठियों को बीजेपी नाकामी छिपाने का जरिया बता रही है। ये तो चोरी और सीना जोड़ी वही काम कर रही है। उनके चेहरे पर इतना काली लगा है, दाग है बेटी के गैंगरेप का। इस प्रदर्शन से वो कालिख मिटने वाला है। ममता दीदी चिट्ठीबाजी करने से, धरना देने से, प्रोटेस्ट मार्च करने से जो है वो गुनाहगारों पर जो संदेश दे रही हैं, और गुनाहगारों को जो है वो सजा का संदेश नहीं दे रही हैं, बल्कि जो है उनकी सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। आरोप कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड पर शुरू हुई डर्टी पॉलिटिक्स ने डॉक्टर बिटिया के लिए जस्टिस की आवाज को कमजोर कर दिया। बीजेपी और टीएमसी की राजनीति ने उन लोगों को डराना शुरू कर दिया है जिन्होंने डॉक्टर दोस्त और डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग को बुलंद किया, और अब उन्हें डर है कि कहीं इंसाफ की लड़ाई बंगाल सियासत की लड़ाई न बनकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं बिहार की, जहां 1990 के बाद से ही पूरी राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब नीतीश कुमार के एक करीबी नेता अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर अपनी भड़ास निकाली। इस बयान ने जेडीयू के साथ साथ सहयोगी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, तो विरोधी आरजेडी को सियासत का एक नया मुद्दा दे दिया। हालांकि आपको यहां यह जानना जरूरी है कि जिस भूमिहार जाति को लेकर अशोक चौधरी ने टिप्पणी की, उनकी बेटी और एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी की शादी भूमिहार से ही हुई है। टिकट बंटवारे में जाति, उम्मीदवारों के चयन में जाति, गठबंधन में जाति, नेता चुनने में जाति, वोटरों को साधने में जाति, मतदान करने में जाति, जीत में जाति, हार में जाति। ये बिहार है जनाब, यहाँ जाति है कि जाति ही नहीं। अब ये जाति याद आई है बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक अशोक चौधरी को। सुबह शाम जातीय जनगणना की वकालत करने वाले नीतीश बाबू के सबसे खास सिपह सालार वोटरों में जाति देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। ये बातें अशोक चौधरी ने जहानाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कही। निशाने पर भूमिहार वोटर थे। जहानाबाद सीट पर हार की कसक 3 महीने बाद बाहर आई। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने चंद्रेश्वर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था, जो करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। जहानाबाद सीट पर भूमिहार वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है भूमिहार जाति के नेताओं ने जेडीयू के लिए ग्राउंड पर काम नहीं किया था, जिसकी वजह से जहानाबाद सीट आरजेडी के खाते में चली गई। और अब वोटरों और उम्मीदवारों में जाति तलाश करने वाले अशोक चौधरी हाथ में माइक थामकर राजनीति के उसूलों का पाठ पढ़ा रहे हैं। राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हालांकि नीतीश के करीबी नेताओं में एक अशोक चौधरी के इस बयान का विरोध उनकी ही पार्टी में होने लगा है। जहानाबाद से पूर्व सांसद और भूमिहार नेता जगदीश शर्मा ने 2024 चुनाव को लेकर नया खुलासा किया। अब भूमिहार वोट दिया कि नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, तो भूमिहार के लोगों से बात करके उनको जानना चाहिए था। देखिए, हम लोग जिस राजनीति के पाठशाला से आए हैं,
उस पाठशाला में जात पात की पढ़ाई। वहीं अशोक चौधरी के इस बयान ने सरकार में सहयोगी बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। बिहार में भूमिहारों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी जानती है कि अशोक चौधरी के इस बयान से उनके वोटरों की नाराजगी बढ़ सकती है, इसलिए बीजेपी ने इस बयान का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। अशोक चौधरी के बयान ने जहां बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा दी है, वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को नया सियासी मुद्दा दे दिया है। तेजस्वी यादव ने इस बयान को लेकर जेडीयू पर निशाना साधा। ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं, एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो। बिहार की राजनीति में जाति की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ना जाने ये कौन सी राजनीति है जो एक नेता को अपने ही सूबे की जनता के खिलाफ ऐसे बयान देने पर मजबूर कर देती है। जहानाबाद से मुकेश कुमार और लखीसराय से राजकिशोर मधुकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और अब बिहार से ही एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला हुआ है। जनता दरबार के दौरान उन पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेगूसराय में जनता दरबार के दौरान गिरिराज सिंह पर अटैक किया गया है, हमला किया गया है। खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि वो इस हमले में बाल बाल बचे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझ पर हमले की कोशिश हुई है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर बन गई। जानकारी यह है कि आपके पूर्व जिलाध्यक्ष ने हमला किया, मोहम्मद सैफी उसका नाम बताया जा रहा है, जिसने गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश की है। जनता दरबार का कार्यक्रम चल रहा था और जनता दरबार के दौरान ही यह हमला हुआ है। ये तस्वीर जरा देखिए, इसको हम आपको जो लाल घेरे में दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को जरा आप देखिए किस तरह से हाथापाई की कोशिश वहां पर की गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां पे थे और गिरिराज सिंह जनता दरबार के कार्यक्रम में थे। यहीं पर गिरिराज सिंह के ऊपर हमले की कोशिश की गई। गिरिराज ने कहा कि समाज के हित के लिए संघर्ष जारी रहेगा। दाढ़ी टोपी को सहलाने वाले जरा इस चीज को देख लें। ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता। जिस ढंग से इसने प्रहार किया, ये अलग बात है कि प्रहार उसका विफल हो गया, और जिस ढंग के गंदी भाषा का प्रयोग किया वो शायद मैंने तो आज तक जीवन में किसी ने मुझे नहीं कह पाया था, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया। हरियाणा और महाराष्ट्र में चंद धर्म के ठेकेदारों ने बीफ के शक में कानून को ताक पर रखकर मारपीट और बदतमीजी को अंजाम दिया। हरियाणा में जहां एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग को मारपीट का शिकार होना पड़ा। और दोनों ही वारदात में दो शहरों का नाम बदनाम हो रहा है। बीच सड़क पर लोग इंसाफ के नाम पर दरिंदगी करते रहे और तमाशबीन बनी भीड़ मोबाइल से वीडियो बनाती रही। दो लोगों को भीड़ लकड़ी के फट्टे और लोहे की रॉड से पीटती रही और किसी ने भी धर्म के ठेकेदारों को रोकने की कोशिश नहीं की। और अंजाम ये हुआ कि इस मार को खाते खाते एक शख्स की जान चली गई और एक शख्स मौत के मुंह तक पहुंच गया। मोबाइल कैमरे में कैद तालिबानी इंसाफ की तस्वीरें हरियाणा के चरखी दादरी जिले से सामने आई हैं, जहां गौमांस लाने, पकाने और खाने के आरोप में दो प्रवासी मजदूरों को बुरी तरह पीटा गया, जिसमें साबिर अली नाम के एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। चरखी दादरी से सामने आया ये खौफनाक वीडियो 27 अगस्त का है। आरोप अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल नाम के युवकों पर है। जानकारी के मुताबिक गौरक्षा दल के लोगों ने दोनों मजदूरों को खाली प्लास्टिक की बोतलें बेचने के बहाने बुलाया।
इस घटना के एक दिन पहले ही गौरक्षा दल के सदस्यों ने झुग्गियों में गौमांस को लेकर हंगामा किया था। बीफ खाने के आरोप में कुछ युवकों का वीडियो बनाया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विवादित मांस और प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया था। लेकिन अगले दिन 2 प्रवासी मजदूरों की पिटाई और एक मजदूर की मौत ने इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और विवादित मांस को जांच के लिए भेज दिया है। उनके खिलाफ BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है। बीफ को लेकर भीड़ की बदसलूकी की तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक से भी सामने आई हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन में बुजुर्ग व्यक्ति को दूसरे यात्रियों ने इसलिए पीटा है कि उन्हें शक था कि बुजुर्ग प्लास्टिक के डिब्बे में बीफ लेकर जा रहे थे। पीड़ित बुजुर्ग जलगांव के रहने वाले हाजी अशरफ मुनियार हैं। बुजुर्ग कल्याण में अपनी बेटी के घर जा रहे थे। इगतपुरी के पास ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने बीफ ले जाने के शक में उनसे मारपीट की। पुलिस ने बुजुर्ग के साथ हो रही बदसलूकी के वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात की है। थाने की GRP ने 4-5 यात्रियों के खिलाफ एक बुजुर्ग यात्री की चलती ट्रेन में पिटाई करने के मामले में FIR दर्ज की है। लेकिन बीफ खाने के शक के आधार पर हुई दोनों वारदातों ने धर्म के ठेकेदारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने बंद कमरे में धर्मांतरण की बात सुनी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में अब धर्मांतरण के लिए खेत में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। और हैरानी की बात यह भी है कि ईसाई धर्म के 2 प्रचारक पूरे 800 किलोमीटर का सफर करके मुंबई से बैतूल आए थे। आपके बाप दादा भी महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश धर्मांतरण गैंग। तो यीशु मसीह से सुधरी का नहीं अब तक के। MP के बैतूल में धर्मांतरण की खेती। बैतूल के इस खेत में कुछ लोग इकट्ठा हैं। किसी बात को लेकर 2 गुटों में बहस चल रही है। पहली नजर में ये भूमि विवाद लगता है, लेकिन यहाँ विवाद जमीन को लेकर नहीं बल्कि धर्म को लेकर हो रहा है। आप कौन है? मुंबई से धर्मांतरण कराने के लिए फ्रांसिस नाम का ये शख्स 800 किलोमीटर दूर बैतूल पहुंचा। इसने कई हिंदू परिवारों का पहले ब्रेन वॉश किया और फिर प्रचारक सभा का आयोजन किया गया। मतलब क्रिश्चियन हो? हाँ, बचपन से होंगे, आपके बाप दादा भी बैतूल के खेत में चल रही धर्मांतरण सभा का जैसे ही पता चला, बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध करने के लिए पहुंच गए। आनंद फानन में पुलिस तक भी मामले की शिकायत पहुंची। चल रहा थाने में बता दिया है। बहुत दिनों से षड्यंत्र चल रहा है इनका ये गांव में। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुंबई से आए दोनों धर्म प्रचारकों को हिरासत में लिया और सभा का आयोजन करने वाले 4 लोगों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक साहित्य को भी जब्त किया। नाम मुल्ताई में एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि जबरदस्ती ईसाई धर्म को अपनाने की बात कह रहे थे। इस पर 6 लोगों के विरुद्ध थाना मुल्ताई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस खुलासे के बाद आरोप है कि बैतूल में लंबे समय से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था, जिसमें ऐसे आदिवासियों और दूसरे जरूरतमंद लोगों को टारगेट किया जाता है और फिर अलग अलग लालच देकर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। दरअसल पहले से धर्मांतरण कर चुके एक आदिवासी परिवार ने अपने खेत पर धर्मांतरण सभा का आयोजन किया, जिसमें 50 से 60 आदिवासी और दलित समुदाय के लोग शामिल हुए थे। धर्म सभा के जरिए सभी को ईसाई अपनाने के लिए प्रेरित करना था। गनीमत रही कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बैतूल की तरह MP में कितने जगहों पर धर्मांतरण का ये गोरख धंधा चल रहा होगा। रूपेश कुमार, बैतूल, जी मीडिया। आपका नाम क्या है? और अब बात उत्तर प्रदेश में आदमखोर के आतंक की। यूपी के कई जिले इन दिनों आदमखोर जानवरों के आतंक का शिकार हो गए हैं। बहराइच में आलम यह है कि लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। वहां अब कोई भी चैन से नहीं सो पाता, और वो इसलिए क्योंकि भेड़ियों के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
यूपी के बहराइच में लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। वहां अब कोई भी चैन से नहीं सोता। वहां रात को चैन से सोना मतलब मौत को दावत देने जैसा हो गया है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है आदमखोर भेड़िए। दिवाली या किसी जश्न में फोड़े जाने वाले ये पटाखे अब दहशत दूर करने के लिए दागे जा रहे हैं। रात होते ही बहराइच के करीब 35 गांवों में आदमखोर भेड़ियों की ऐसी दहशत फैल जाती है कि गांव वाले रात भर जागकर अपनी और अपने परिवार की हिफाजत के लिए हाथ में लाठी लिए निगरानी पर तैयार हो जाते हैं। कोशिश होती है कि आदमखोर भेड़ियों को उनके गांवों से दूर रखा जा सके और इसलिए वहां पटाखों के शोर से दहशत को दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। बहराइच के इन गांवों में चैन से सोने वाले लोगों की नींद इसलिए भी हराम हो गई क्योंकि आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 8 बच्चों और एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिसके बाद रात में लाठी लेकर लोग झुंड में निकलते हैं और भेड़ियों की तलाश में जुट जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर के जाग रहे हैं और देखिए पूरे सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सभी ग्रामों में टीम बना दी गई है। गांव के लोग और जो अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं, पुलिस के लोग ये दिन भर और दिन रात दोनों पहरेदारी करते हैं ताकि कोई हमला दोबारा ना होने पाए। बताया गया कि पिछले 2 महीनों से आदमखोर भेड़ियों ने वहां आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से वो अब दिन में भी डर के साए में रहते हैं। जानवर के लिए हम लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, इसलिए करो हम लोग डंडा लाठी लेके गांव की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक बच्चे को उठा लिया, लेकिन हम लोगों ने दौड़ करके उसको बचाया किसी तरह और तब से मतलब उसका आतंक मतलब दिल पे पूरी रात भर लोग जाग के सबके घर पे जाते हैं, बच्चे रहते हैं उनको अंदर करवाते हैं, बड़ों को भी समझाते हैं सब लोग घर के अंदर रहें, बाहर न सोए, मतलब भेड़िए से बचे रहें, मतलब और पूरी रात जागरूकता अभियान फैलाते रहते हैं। बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कितनी है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वहां लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो ये देख रहे हैं कोई बाहर न सोए, जिससे किसी को कोई नुकसान न हो। सभी भेड़िए का आतंक है और कोई मतलब रात में इधर उधर न टहले। बताया जाता है कि इन भेड़ियों का सरदार एक लंगड़ा भेड़िया है जो बेहद खतरनाक है। वहीं जिन लोगों ने इन भेड़ियों को देखा वो भी बेहद खौफ में नजर आए। नट्टी सफेद भी है पीछे का, जो है सियार से बड़ा भी है, चितकबला है और दहाड़ मारता है जैसे कि हड्डा कड़कड़ा रहा है। ठीक ठीक। फिर ऐसे ये दोनों पेड़ के बीच में के श्यामर के तरफ जाए के उसी श्यामर के इसी पार से गन्ना वहाँ मुड़ गया है। ठीक ठीक ठीक। इस बीच एक भेड़िए को पकड़ने का वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि जाल में फंसे एक भेड़िए को कुछ लोग पैरों से दबाए हुए थे। बताया गया कि इसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया, जिन्होंने इसे गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया है। ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। निगरानी कड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ भेड़िए पकड़ से दूर हैं, जिससे लोगों में भारी दहशत है। बहराइच से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।